आपने एज़ ए कलाकार जब गवर्नर की भूमिका निभाई, उस दौर के गवर्नर की, जब एस वेंकटरमन भारत में आरबीआई के गवर्नर, आर्थिक स्थितियाँ देश की इस तरह थी, अगर मैं आज से संदर्भ को रिलेट कर पाऊँ, तो राजनीतिक वहाँ पर अस्थिरता थी। गल्फ का संकट सेम था जैसे आज हो रहा है। एक पूर्व प्रधानमंत्री की तत्कालीन हत्या हुई थी। देश में लगातार फॉरेक्स रिजर्व घट रहे थे और उस समय स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि तेल के पेमेंट के लिए भारत को अपना सोना गिरवी रखना ताकि डॉलर्स आ सके और भुगतान हो सके। कि 90 से पहले हमने क्लोज्ड इकोनॉमी होना पसंद किया और हम सोवियत यूनियन के बड़े करीब हुआ करते थे। यस। 91 में सोवियत यूनियन का विघटन होता है। हमारे लिए लगातार सत्ताओं की गिरावट देखी जा रही होती है, सरकारें गिर रही होती है, वीपी सिंह की सरकार गिरती है, चंद्रशेखर जी की सरकार गिरती है, पूर्व प्रधानमंत्री की राजीव गांधी जी की 91 में हत्या हो जाती है। जिस सकाल की ये फिल्म आप बना रहे हैं, नरसिम्हा राव जी उस समय पीएम बनते हैं लेकिन अल्पमत में बनते हैं। अल्पमत में होते हुए देश की इस नीड को पहचानना कि जब तक हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं आएगी, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और यहीं से पॉलिसी बनी थी कि लिबरलाइज करो, यानी कि अब आपको लाइसेंसी राज से निकलना पड़ेगा, दुनिया को आने देना पड़ेगा। बहुत अच्छी। आपने आपने अब आपने एक हिस्ट्री दे दिया। अब मैं आपके दर्शकों को ये भी बता दूं कि ये सारे नाम जो आपने लिए जी, और ये सारी घटनाएं जो आपने बताई हैं, इससे ये अंदाजा लगा सकता है दर्शक कि कि उस समय गवर्नर की क्या पोजीशन थी, उसकी क्या अहमियत थी, कि जहाँ पे एक पूरा का पूरा मतलब जो देश बैंकरप्ट होने के कगार पे खड़ा था, वहाँ पे उस गवर्नर की तरफ सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग देख रहे थे कि शायद ये कोई सॉल्यूशन देगा जिससे कि हमारी सरकार खतरे में नहीं जाएगी और दूसरा जो है ये देश भी थोड़ा संकट से बाहर आएगा। और सारी घटनाएं बिल्कुल सही कही आपने और वो सारी घटनाएं इस फिल्म में आपको दिखाई जाएंगी। वो सारी घटनाएं कहीं न कहीं पीछे की तरफ नेपथ्य में चल रही हैं और कैसे वो सारी घटनाएँ जो दिन-ब-दिन बदल रही हैं और स्थिति को और परिस्थितियों को, उससे गवर्नर के अपने सॉल्यूशन में या उसके अपने डिटर्मिनेशन में उसको कैसे हिलाती रहती हैं। ये पूरी चीज़ें कैसे प्रभावित कर रही हैं उस पोज़ीशन को, उस व्यक्ति को, ये सब आपको देखने को मिलेगा इस फ़िल्म में और वो सारे व्यक्ति जिनका नाम लिया आपने, वो सब आते-जाते दिखेंगे आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि ना सर, आप एक वो स्थापित करने जा रहे हैं मानक, जिसमें हमारे देश ने ना देशभक्ति का मतलब प्रायोरिटी से वर्दी को माना, जो है भी। हमारे सेना हमारे देश के लिए बहुत ही हिफाज़त करती है। लेकिन जैसे बीते समय में इसरो के साथ लोगों ने अपने नेशनल सेंटिमेंट्स जोड़े। अब पहली बार मुझे लगता है कि इस मूवी के बाद ये स्थापित होगा कि एक सूट-बूट में बैठा व्यक्ति भी देशभक्त होता है। जी, बिल्कुल। और वो देश के लिए ऐसी नीतियों का फैसले ले रहा होगा। बहुत ही अच्छी बात आपने। क्योंकि जब भी सरकारें बनती हैं, एक तो ये होता है कि हम मिनिस्टर किसको हुँ, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर के बाद जो सबसे बड़ा पद होता है, मतलब लोगों के परसेप्शन में, तो अगर आज रोल करने के बाद तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के बाद जो सबसे बड़ा पद होना चाहिए वो फाइनेंस मिनिस्टर का होना चाहिए। क्योंकि अगर फाइनेंस ठीक है तो कई सारे क्राइसिस हमारे इनर एंड आउटर विल बी टेकन केयर ऑफ। दैट्स इट। जी, तो वो जो पूरी वित्तीय व्यवस्था को जो आदमी सँभालता है, जो एक रूप देता है हुँ, और एक दिशा देता है देश को, उसके लिए और लोगों तक जानकारी पहुँचे क्योंकि देखिए मैं अपने आप को ठीक-ठाक जानकारी रखने वाला आदमी मानता हूँ। अगर मेरे लिए ये इंटरेस्ट की बात नहीं थी जो जिससे मेरी पूरी रोज़ी-रोटी, पूरी मेरी दिनचर्या इस अफ़ेक्टेड है, तो मैंने कहीं न कहीं हम इसको इस एजुकेशन को आसान बनाकर लोगों तक पहुँचाने में अक्षम रहे। कि जो चीज़ें हम किताब में नहीं पढ़ के समझ पाते हैं, कई बार फ़िल्में और कहानियाँ जो हैं, आपको ऑडियो विजुअल माध्यम से बड़े आसान ढंग से समझा देती है और या उसके बारे में एक उत्सुकता और जिज्ञासा पैदा करती है। बहुत सही बात है। लोग चर्चा करने लगते हैं उस पे। तो ये फ़िल्म कम से कम आपकी बातों से मुझे मैं बड़ा रिकन्फर्म हो रहा हूँ, अंकित जी, कि हम कहीं न कहीं हम सीधी राह पे थे जब हम फ़िल्म बना रहे थे, कि हम लोगों को इन चीज़ों इस कठिन चीज़ को बड़े सिंपल और इमोशनल ढंग से समझा। मैं रिलेट कर पा रहा हूँ सर। ये कुछ ऐसा है, जैसे ना कोरोना काल से पहले भारत ने यूपीआई पेमेंट के ऊपर प्रयोग कर लिए। जी, कोरोना जैसे ही आया, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस चलने लगे, चाहे वो भीम पे था, पेटीएम था, गूगल पे था, तमाम। जो संसाधन थे, तो हम लोग तुरंत उसको मूव कर गए। ये बिल्कुल वैसे है कि तैयारी आप कर रहे थे, आपदा आ गई, तो वो आपके लिए अवसर बन गई। बिल्कुल वैसे ही इस फ़िल्म के केस में हुआ। 2025 में अगर आपने इस फ़िल्म को बनाना शुरू किया, कहानी आपके पास 4 साल पहले आ गई, तो ये ऐसे समझिए कि आज अगर वो गवर्नर साहब ज़िंदा होते, तो वो ये सोचते कि मैं उस दौर को जी रहा हूँ। जी। क्योंकि वेंकटरमन जी के बारे में भी यही कहा गया कि उन्होंने 2 साल पहले कैलकुलेट कर लिया था कि ये स्थिति आ कोई सकती है। अनुमान लगा लिया था। मैं कहूँगा कि आप में कहीं न कहीं वो इंस्टिंक्ट आया कि आपको 4 साल पहले ये स्टोरी दे दी गई, जी, इस पर चर्चा होगी एक दिन और संदर्भ इतना सही स्थापित हो रहा है, कि आज देश को वाक़ई में ये समझने की ज़रूरत पड़ रही है कि गोल्ड पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। हमारे पास रुपया तो है, घर में रुपया तो था। एक बहुत ही मैं आपको बहुत ही आश्चर्यजनक बात बताता हूँ, जो सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली चीज़ है। हर दिन खबर में आता है कि डॉलर के मुकाबले रुपया इतना गिरा। जी।
बहुत ही बेसिक सा सवाल बनता है, तो क्या गिरता क्यों है? हमारे पास तो भर के रखा हुआ है। जी, ये सवाल मेरे मन में भी था, ऐसा नहीं दर्शक कहीं से भी गलत नहीं है। अगर हम उनको एक आप आपके जैसे लोग आसान शब्दों में समझाएँगे तो उनको ज़्यादा समझ हम मल्टीपल टाइम इस बारे में संदर्भ बहुत आसान देते हैं, ये बिल्कुल वैसे है। मेरे घर में एक्स सामान रखा है, लेकिन खरीदार बाहर बैठा है। उसने वैल्यू तय कर रखी है कि मैं तो इतना ही दूँ। ये वैसे है जैसे सब्जी मंडी में आपके पास खूब सब्जियाँ रखी, आपको पता है कि मेरे पास ऑप्शंस बहुत हैं। जी, आपको पता है कि ये सब्जी इस दुकान पे नहीं तो इस पर मिल जाएगी। कहते हैं ना कि जब परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मार्केट होता है, तो आप वस्तु के साथ मोल-भाव खूब करते हैं। भारत जैसे देशों के साथ यही दिक्कत है कि जो हमारे पास है वो बहुतों के पास है। और खरीदने के लिए आपके पास डॉलर ही है, डॉलर वाले ही खरीदार हैं। क्योंकि वो 34 करोड़ की आबादी वाला अमेरिका 146 करोड़ की आबादी पर इतना भारी पड़ता है कि वो टैरिफ के नाम पर बोलता है, मैं खरीदना बंद कर दूँगा तो तुम्हारी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। जबकि ज़रूरत तो उनकी होनी चाहिए। लेकिन मार्केट में विकल्प इतने हैं कि आपके विकल्प में माल सस्ता करना मजबूरी है। कई बार हम बस देखते हैं ना अखबारों में कि टमाटर सड़कों पे बिक रहा पड़ा है। क्यों? खरीदार कह रहा है कि मैं तो इतना ही दूँगा। क्योंकि अगर तुम नहीं दोगे तो वो देगा। मेरे घर में डाल के जाओगे तुम। वो स्थिति भारत के केस में बनती है कि हमारी जो वस्तु है, उसपे एक एक्सक्लूसिविटी नहीं है। टेक्निक का अभाव है। टेक्नोलॉजी एक्सक्लूसिविटी के अभाव में आपका माल जब कोई और सस्ते दाम पर देता है, जैसे चाइना अपनी मुद्रा को डिवैल्यूएट करता है कि मैं तो और सस्ते में दे दूँगा साहब ये माल, क्योंकि मुझे इंडिया का बाज़ार खराब करना है। तो ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। मैं कोई सेशन पिन कर दूँगा यहाँ पे। खैर अब बहुत हो गई पढ़ाई की बातें, थोड़ा-सा इससे इधर चल लेते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे छोड़ के चले जाएँगे। नहीं, मैं नहीं छोड़ूँगा। नहीं, ज्ञान कभी भी नहीं जा सकता। थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी मैं ज़्यादा बोल गया हूँ, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। कुछ लोग इस बात पे कमेंट्री कर देंगे, न्यायाधीश को बुला के खुद ज़्यादा वो सब छोड़िए। ठीक है, अब हम थोड़ा-सा इधर आपके ऊपर आते हैं। मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ आपके देखे इस दौर में। पिछले 2 दिन में जब से हमारी चर्चाएँ हो रही, तो मैंने उन इंटरव्यूज़ में एक चीज़ पाई कि आपने अपने लाइफ़ एक्सपीरियंसेस, लाइफ़ को लेकर के मैं आपका एक बहुत अच्छा इंटरव्यू का क्वेश्चन देख रहा था कि आपने क्या है स्पिरिचुअलिटी इस पर एक बहुत अच्छी लाइन बोली। पता नहीं शायद आपको भी नहीं पता होगा, वो आपकी ज़बान से आ गई बाहर। अटैचमेंट और डिटैचमेंट की समझ हो जाना स्पिरिचुअलिटी। जी, ये ना सर आपकी अल्टीमेट बात है। और मैं इससे बहुत अटैच हुआ मतलब टेक्निकली ये लाइन जब आपके मुँह से सुना, तो ये कोट करने वाली बात थी। ये बिल्कुल वैसे है जैसे चाबी कहाँ है। यानी मेन बिग मटेरियल है। गोल्ड कहाँ है? हम तो गोल्ड कहाँ है? क्या? ठीक है, तो सर इस बारे में ना मैं आपसे जानना चाहूँगा आपको व्यक्तिगत और एज़ ए पर्सन मैं आपसे जानना चाहूँगा, कितना मुश्किल है मनोज वाजपेयी बने रहना? बहुत मुश्किल है। मतलब पहली बात तो ये है कि आपने एक अपने अपने काम के ज़रिए, अपने व्यवहार के ज़रिए इतने साल में एक एक इज़्ज़त तो कमाई है, लेकिन एक परसेप्शन गाये-बेगाए आपके बारे में बनी है और वो परसेप्शन कुछ हद तक सही भी है। आप जानते हैं कि आप एक व्यक्ति के तौर पे और एक कलाकार के रूप में सही पहुँच रहे हैं अपने दर्शकों तक। लेकिन क्या वो पूर्ण सत्य है? बिल्कुल। या फिर क्या वो पूर्ण सत्य का मार्ग है? बिल्कुल। हम क्या सिर्फ़ यही करने आए हैं कि अंकित जी अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं या एक्सप्लेनर बना रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं या उससे भी बियॉन्ड कुछ हमारी पर्पस हो सकते हैं। उस पर्पस खोजने की जो है साथ-साथ में जो है कोशिश चलती रहनी चाहिए। वो कहीं न कहीं हम इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं, जो हम रोज़मर्रा की चीज़ें कर रहे होते हैं, कि हम उस मार्ग की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। जो मार्ग की अगर समझदारी या अनुभूति मेरे पास रहे और साथ-साथ विकसित हो, तो हम बहुत खुश रहेंगे। हम परिवार को भी खुशी रखें क्योंकि अ, वो मेरा अल्टीमेट एम है व्यक्तिगत तौर पे कि मैं एक काम करने के बाद, मैं उस काम से अपने आप को कितनी जल्दी अलग कर पाऊँ। काम से अलग करने का मतलब ये नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट अलग है या मैं उसमें कमिटेड नहीं। लेकिन वो मेरे ऊपर मैं नहीं उसके ऊपर निर्भर कर रहा हूँ। नहीं, वो काम मेरे ऊपर निर्भर कर कि मैं कब इसको स्विच ऑफ कर दूँ। कहते हैं घर पे आओ तो काम छोड़ के बाहर आना। तो काम जब छोड़ देने की जब स्थिति तक पहुँचते हैं, तब कंट्रोल आपका अपने हाथ में हो। जब तक आप उसी के रॉ में बहे जा रहे हो, इसका मतलब कि फिर तो शुरुआत होती है आप अ, निराशाओं की। वो शुरुआत होती है आपकी अपेक्षाओं के टूटने। वो शुरुआत होती है कि सक्सेस और फेलियर डिसाइड करते हैं आपका स्टेट ऑफ माइंड। सक्सेस और फेलियर डिसाइड करते हैं द हैप्पीनेस ऑफ योर फैमिली। वो अगर उस मिज़री से बचना है तो आपको हर बार प्रैक्टिस करना पड़े। ये प्रैक्टिस की चीज़ है सर। ये लगातार प्रैक्टिस की चीज़ है। ये कोई जल्दी अचीव नहीं। ज़्यादा आसान है कह देना, लेकिन उतना ही मुश्किल है इसको अचीव कर पाना। मैं अभी भी लगातार कोशिश करता रहता हूँ कि मैं कैसे अपने आप को उस सक्सेस फेलियर के पूरे साइकिल से या काम के लोभ से या पैसे के लोभ से मैं लगातार या उस बड़ी गाड़ी से या उस बड़े अपार्टमेंट से मैं अपने आप को डिटैच करूँ।
सर जब रामायण का संदर्भ आता है तो राजा जनक की बात आती है और राजा जनक के नाम के आगे एक प्रफिक्स यूज किया जाता है राज ऋषि, यानी राजा जिनके पास सारी विलासिता की वस्तुएं हैं, लेकिन वो ऋषि हैं क्योंकि वो डिटैच भी हैं। उन्हें इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास क्या भोगनीय योग्य वस्तुएं हैं, लेकिन वो उस बीच में भी उतने ही डिटैच हैं कि मैं जिम्मेदारी निभा। आपकी बातों में मुझे वो कलाकार प्लस ऋषि वाली फीलिंग आ रही। ये पता है ये मैं इसका क्रेडिट खुद नहीं लूँगा। इसका क्रेडिट मैं उन सारे दोस्तों को आपको दूँगा जो मेरे संगत में आए और जिन्होंने मुझे इसके बारे में जागरूक किया। दूसरा मैं सबसे बड़ा क्रेडिट मैं अपनी पत्नी को देता हूँ। मैं उस मामले में बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि इतनी सूफ़ी औरत मैंने देखी नहीं है कि एक औरत को ज्वेलरी या फिर इन सब चीज़ों का बड़ा शौक भी रहा है एक समय। लेकिन वो एक एक ज्वेलरी नहीं पहनती है और उसका सिर्फ़ यही कहना है कि मुझे मेरी चाहत थी वो ख़त्म कर दी मैंने, अब मुझे इसका शौक नहीं। वो एक चाहत थी, हो गई ख़त्म, लेकिन मैं इससे जुड़ नहीं सकता। मुझे बड़ा अटपटा लगता है कि मैं पहन-पहन करके पार्टियों में जाऊँ। ऐसा लगता है कि जैसे मैं इस पे बहुत डिपेंडेंट हूँ। ये जितना अच्छा होगा, लोग मुझे उतना अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। इस पे डिपेंडेंसी मुझे ख़त्म कर। मुझे व्यक्ति के तौर पे लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं वापस अपने घर आ जाऊँगी। या किसी को दूसरे को परहेज़ है, तो वो अपने परहेज़ जो है अपने पास रख सकता है। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं बिना किसी बोझ के, इस मटेरियलिस्टिक बोझ के रह पाती हूँ। तो एक बहुत बड़ी सीख मुझे उस औरत से भी मिली, जिसके पास भगवान ने इतनी सक्षमता दी है कि वो चीज़ें लगातार कर सके और अपने आप को मॉल में बिज़ी कर सके। ये वो कह रही कर दिया मैंने। ये मेरी बातें थी, मेरी इच्छाएँ थी, अब वो खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि पूरी हो गई। उसके आगे कोई इच्छा नहीं है मेरी। तो जानना कि मुझे कहाँ खत्म करना है इज़ कॉल्ड डिटैचमेंट। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि इसका अंत कहाँ है, तब तो इट्स अ मिज़रेबल सिचुएशन। इट्स अ वेरी अनहैप्पी सिचुएशन व्हेन यू योरसेल्फ डोंट नो व्हेन एग्ज़ैक्टली इज़ द एंड ऑफ इट। बस इसी में एक क्वेश्चन ऐड करता हूँ। जिस दौर में आप अभिनय कर रहे हैं, ये अभिनय बड़ा कॉम्पिटिटिव है। तय आपका अभिनय मार्केट करता है, सिनेमा करता है कि इनको कितने नंबर दिए जाएँ और नंबर पैसों में भी आते हैं। ये कि साहब इतना चली ये मूवी, इतना नहीं चली, इतने में ओटीटी ने खरीदा, इतने में नहीं खरीदा। आपका अभिनय आपकी अपनी कला है, आपका भविष्य उस अभिनय से तय हो भी रहा है। लेकिन बाज़ार वैल्यू देके आपके आगे के काम को डिसाइड करता है कि आपको कल काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या ये भय खाता है आपको? मैं ईमानदारी से आपको कहूँ जी, और आप भरोसा करना तो ये अरे निश्चित ये सवाल इसीलिए किया क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ मैं मुंबई आया, वो बहुत मैं अच्छा खासा थिएटर कर रहा था। 10-11 साल हो गए और कभी मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि मैं पैसे के लिए फ़िल्में कर लूँ या कोई टीवी का काम कर लूँ। बहुत सारे वहाँ भी आते थे क्योंकि मैं एक जाना-माना नाम हो चुका था थिएटर में। लेकिन हैंड टू माउथ सिचुएशन थी और लेकिन कि जी मैं रोज़मर्रा चाहे बस के लिए पैसा हो तो बस में या बस के लिए पैसा नहीं हो, बैग कंधे से लगा करके और पैदल चलता हुआ मैं काम पे जाता था। क्योंकि आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू माय रिहर्सल, सॉरी, आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू माय परफॉर्मेंस, इंप्रूविंग माय सेल्फ। तो आई द अगर ये काम आपने राइट रीज़न के लिए शुरू किया है और राइट रीज़न के लिए आप कर रहे हो ना, तो फिर आपकी अपेक्षाएँ मटेरियलिस्टिक बहुत कम हो जाती हैं। बस मुझे बड़ा मज़ा आता है। हाँ, मुझे जब बढ़िया रोल मिलता है तो मैं उसमें डूब जाता हूँ। मेरे दिमाग में और कुछ नहीं चलता है। मुझे दिमाग में ये भी नहीं चलता है कि ये फ़िल्म में दर्शक आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं, सेंस ऑफ डिटैचमेंट। बिल्कुल मैं एक घोड़े की तरीके से उस काम में लग जाता हूँ। फिर आता है एक पक्ष जिसके दरमियान हम दोनों बैठे। पक्ष क्या है? दर्शकों को जागरूक करना फ़िल्म के बारे में। क्यों करना? क्योंकि प्रोड्यूसर ने पैसा लगाया। हुँ, एक नैतिक ज़िम्मेदारी। ये आपकी नैतिक ज़िम्मेदारी ताकि आप इस तरह की फ़िल्में और कर पाएँ। तो मार्केट में इस फ़िल्म का परसेप्शन बढ़िया हो, उसके लिए जितना हो सके दर्शक हमारे थिएटर के हॉल तक आएँ। ये ब्रेक प्रैक्टिकल आप इसके लिए कहीं भी क्षमा प्रार्थी नहीं होते हैं, इस काम के लिए। कि जो काम आप आपने कर लिया, अपनी इच्छाएँ पूरी कर ली, आपकी रचनात्मक जितने भी जुनूनियत थी या जो इस काम से जुड़ी हुई जितने भी रचनात्मक संतुष्टि थी आपने ले ली। लेकिन किसी ने आपकी संतुष्टि के लिए पैसा भी तो लगाया है। वेरी ट्रू। और ये बात आपकी नैतिकता में आती है कि भई जिसने पैसा लगाया है उसे उचित रिवार्ड। जी, प्रमोशन में जितना हो सके हम ठीक है। सर, जब हम खरीदने लगते हैं तो डॉलर हमारी जेब से बाहर जाता है।
डॉलर ही करेंसी है वर्ल्ड की हमारे देश के बहुत से नागरिकों को। को जिसको ये भी बता दीजिए कि इसको फॉरेन रिजर्व कहते हैं। जिसको फॉरेन रिजर्व कहते हैं। जो फॉरेन रिजर्व है वो अपने आप में 4 बड़ी चीज़ों से मिलकर बना होता है। फॉरेन रिजर्व आपका विदेशी मुद्रा से भी बना होता है, गोल्ड से भी बना होता है, एसडीआर से भी बना होता है, कुछ रिजर्व्स भी होते हैं जो अलग-अलग तरीके से आरबीआई रखती है। उनमें से गोल्ड एक ऐसी यूनानिमस वर्ल्ड वाइड करेंसी है जो किसी देश की करेंसी नहीं है, लेकिन सब मानते ज़रूर हैं। यानी कि वो ऐसा ओमनीप्रेजेंट टाइप का गॉड टाइप का वो है कि भैया मानेंगे सब, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा गोल्ड मेरे देश की करेंसी। तो होता ये है कि जब आपके पास डॉलर खत्म होते हैं, तो आप गोल्ड के बदले डॉलर लेते हैं। तो जो हमारे दर्शक हैं, वो इस मूवी के संदर्भ को और बेहतर तरीके से समझ पाएँगे, जब उन्हें ये समझ में आएगा कि गोल्ड बेचना क्यों पड़ता है। क्योंकि तेल के पेमेंट मेरे दर्शकों को मैं आपके माध्यम से बताना हाँ, जिसको पेट्रो डॉलर पेट्रोल और एग्रीमेंट यूएस ने कभी सऊदी के साथ ये एग्रीमेंट किया था कि दुनिया में कहीं भी तेल बेचो, पेमेंट आप डॉलर में लो। बोले साहब मैं इस डॉलर का करूँगा क्या? बोले इसे आप अमेरिका में लगाते चलो, बॉन्ड में लगाते चलना, मैं तुम्हें इंटरेस्ट भी दूँगा और सलाह भी दूँगा। ऐसे दुनिया में डॉलर की हेजेमनी क्रिएट होती है। उसी डॉलर की लड़ाई आज तक लड़ी जा रही है। तो जब-जब गोल्ड सस्ता होता है, हमारी आरबीआई गोल्ड खरीद के रख लेती है कि कल को जब ज़रूरत पड़ेगी, जैसे अपने घर में भी गोल्ड को इसलिए रखा जाता है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब बेच के रुपया ले आएँगे, बिल्कुल वैसे ही आरबीआई भी जब देश को ज़रूरत पड़ेगी डॉलर लेके आएगा। और जो पूरी लड़ाई जो चल रही है आज के समय में, जो स्ट्रेट हॉर्मुज़ से लेकर के ईरान, इराक का भी कुछ ऐसे ही हुआ था, क्योंकि जब किसी शासक ने कहा कि हम डॉलर में आपके साथ में बिजनेस नहीं करें, वहाँ पे युद्ध के आशंकाएं बढ़ी और युद्ध हुए भी और देश के देश तबाह भी। बहुत बढ़िया समझ है आपकी। क्योंकि आपने जो ये पॉइंट उजागर किया ना, हुआ ये सर कि 2024 में ये एग्रीमेंट हो गया। सऊदी का इंक्लिनेशन थोड़ा चाइना की तरफ होने लगा कि जब पेट्रो युआन खेलेंगे, युआन में, हाँ। पेट्रो रूबल खेलेंगे, दुनिया से हम खुल के व्यापार क्यों ना करें। अमेरिका ने मतलब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी चलती है, बहुत अगर से अगल अलग चलने की अगर तुम्हारे मन में आ ही गई है, मेरी पावर पहचान लो कि मैं क्या बिगाड़ सकता हूँ। और उसने वो किया। आज उनके पास कुएँ ज़रूर हैं, लेकिन वो बेच नहीं पा रहे हैं। जी, वेनेजुएला बताइए, इस लोग तो वेनेजुएला इसी का है। जब किसी कंट्री ने डॉलर को चैलेंज किया, और डॉलर को जब चैलेंज होता है, तो उससे रिलेटेड जैसा कि आपने कहा कि हमारी जो फॉरेन रिजर्व है, वो एक डायरेक्टली रिलेटेड होती है गोल्ड के साथ। तो जब किसी ने डॉलर को चैलेंज किया, तब वो देश तबाह भी हुआ है और आज की जो युद्ध की समस्या पैदा हुई है। यानी बहुत बढ़िया।